हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मार्च फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। एक्चुअली मोदी जी दो जगह पे विजिट करने के लिए गए थे, एक तो शिवामोगा और एक बेलगावी। ये दो जगह पे उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन रखा, बराबर ना। इनके बारे में बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करता हूँ शिवामोगा की। शिवामोगा के अंदर 3600 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कितने करोड़ के? 3600 करोड़ के, बराबर ना। उसमें से एक चीज़ है शिवामोगा एयरपोर्ट। शिवामोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया उन्होंने। और ये जो शिवामोगा एयरपोर्ट है, बराबर ना, वो 450 करोड़ के खर्चे के ऊपर बनाया गया है। और ये 9th डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा कर्नाटका के अंदर, बराबर। ओके, अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स 1947 से लेके 2014 तक। ये 2014 क्यों रेफरेंस लिया है? क्योंकि ये 2014 में इलेक्शन हुआ था और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो 1947 से 2014 तक इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स है? 74 एयरपोर्ट्स। और 2014 के बाद अभी तक 2023 तक और 74 एयरपोर्ट्स बने हैं, बराबर। तो लास्ट 8-9 साल के अंदर ही एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। क्यों? क्योंकि हम कौन सी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम, जहाँ पे ये स्कीम को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है कि जो छोटे छोटे शहरों के अंदर भी एयरपोर्ट बनाए जाए और वहाँ के लोग भी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कर सके प्लेन के माध्यम से, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि भाई शिवामोगा एयरपोर्ट का भी रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया? कर्नाटका के अंदर, उसके शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बराबर। टोटल 450 करोड़ का यहाँ पे खर्चा किया गया, सिंपल, बराबर ना। ओके, ये आप देख सकते हो कैसा ये एयरपोर्ट है, शिवामोगा एयरपोर्ट, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा पीएम मोदी जी ने शिवामोगा के अंदर टोटल चार चार मल्टी विलेज स्कीम को लॉन्च किया। चार मल्टी विलेज स्कीम को लॉन्च किया। अभी मल्टी विलेज स्कीम क्या है? एक्चुअली आपने एक मिशन के बारे में सुना होगा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ये मिशन जिसका टारगेट क्या है कि 2024 तक, 2024 के एंड तक हर घर जल प्रोवाइड हो जाए। हर एक घर के अंदर नल में से पानी प्रोवाइड हो। ये जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये जल जीवन मिशन को गांव के अंदर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टी विलेज स्कीम लॉन्च की जाती है, जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बराबर ना। तो पीएम मोदी जी ने शिवामोगा के अंदर टोटल 4 मल्टी विलेज स्कीम लॉन्च की, मतलब 4 गांवों के अंदर जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की, राइट। टोटल कितने करोड़ का खर्चा लगेगा यहाँ पे? 950 करोड़ का, बराबर ना, राइट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है मल्टी विलेज स्कीम्स को लॉन्च करने का? टोटल 4 गांवों को मिला के 4.4 लाख पीपल को पाइप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं बेलगावी के अंदर उन्होंने क्या क्या इनोग्रेशन किया उसके बारे में बात करूं, तो पीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 2700 रुपीज़। 2700 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे पीएम मोदी जी ने बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बराबर ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बेलगावी के अंदर उनके भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 13th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप जानते ही होंगे, जहाँ पे किसानों को 6,000 रुपया पर ईयर दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, इनकम सपोर्ट हम बोलते हैं। किसानों को 6,000 पर ईयर इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इनकम सपोर्ट किसको? फार्मर्स को, जिनके पास ज़मीन होती है, बराबर ना। कोई भी छोटे से बड़े फार्मर्स को ये 6,000 रुपया पर ईयर ये प्रोवाइड किया जाता है। कौन सी स्कीम के अंडर में? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंडर में, बराबर ना, राइट। ओके, अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर में ये जो पैसा दिया जाता है 6,000 पर ईयर, वो साल में 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, सिंपल, बराबर ना।
तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का थर्ड इंस्टॉलमेंट था, दिसंबर से मार्च का, बराबर ना। तो अभी उसका पैसा 13th इंस्टॉलमेंट पीएम मोदी जी ने यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, कितना 16,000 करोड़ रुपया, बराबर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, राइट। बेलगावी के अंदर इन्होंने ये काम किया है, ओके। और ये पीएम की किसान सम्मान निधि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस साल के बजट के अंदर, मतलब ये अप्रैल महीने से जो बजट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, तब से ये पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर 6,000 के बदले में 8,000 रुपये का इनकम सपोर्ट मिलने वाला है। और 2,000 रुपये के पहले 3 इंस्टॉलमेंट थे ना, अभी 4 इंस्टॉलमेंट बनने वाले हैं, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ओके। तो एक्चुअली ये पीएम किसान सम्मान निधि 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी तक 2.2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा डिस्पर्स हो चुके हैं इसके माध्यम से पैसे किसानों के अंदर, बराबर ना। टोटल 11 करोड़ फार्मर्स इसके बेनिफिशरीज है, बराबर ना, राइट, ओके। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओवर द ईयर्स, बराबर ना, यहाँ पे लास्ट जो दिसंबर से मार्च 2022-23 का जो अभी रिसेंटली ये जो इंस्टॉलमेंट लॉन्च किया गया, बराबर, उस पर कितने फार्मर्स बेनिफिट करेंगे, 8.7 करोड़ फार्मर्स बेनिफिट करेंगे, बराबर ना। अभी तक मैक्सिमम 11.27 करोड़ फार्मर्स ने बेनिफिट लिया है, बराबर ना, अप्रैल टू जुलाई वाले क्वार्टर के अंदर, बराबर ना। तो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के फार्मर्स के आसपास वो बेनिफिट लेते हैं ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, बराबर ना, राइट। और ये जो जितने भी ग्रीन कलर के जो स्टेट्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जो यहाँ पे जो पिंक कलर के जो स्टेट्स हैं, बराबर, वहाँ पे अभी भी पेनिट्रेशन होना बाकी है पीएम किसान सम्मान निधि का, बराबर ना, राइट, ओके। यहाँ पे देखो ये जो येलो जोन वाले हैं, बराबर ना, वहाँ पे 40 to 60% हो रहा है पेनिट्रेशन इस स्कीम का, बराबर ना। फिर जो ये पिंक जोन वाले हैं वो 60 to 80% पेनिट्रेशन हुआ है, और ये जो ग्रीन जोन वाले हैं वो 80 से 100% वहाँ पे सभी फार्मर्स को मतलब इस स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, ओके, ओके, यस। और यहाँ पे पीएम मोदी जी ने टोटल 4 मल्टी विलेज स्कीम को लॉन्च किया है, शिवामोगा के अंदर 4, सॉरी, और यहाँ पे पीएम मोदी जी ने टोटल 6 मल्टी विलेज स्कीम को लॉन्च किया है। शिवामोगा के अंदर 4 मल्टी विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया था, यहाँ पे 6 मल्टी विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। कौन से मिशन का पार्ट है, वो जल जीवन मिशन का, बराबर ना। तो यहाँ पे 8.8 लाख पीपल को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है 315 विलेज के अंदर बेलगावी के, और टोटल कितना पैसा एलोकेट किया गया उसके लिए 1585 करोड़ रुपया, बराबर ना, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्चुअली मन की बात आपको पता ही होगा, रेडियो के ऊपर एक प्रोग्राम आता है जहाँ पे पीएम मोदी जी संबोधन करते हैं, बराबर ना। तो इस एक मन की बात का ये जो 98th एपिसोड था ना, वहाँ पे पीएम मोदी ने एक एप्लीकेशन को अप्रेज किया। कौन सी एप्लीकेशन को, ई संजीवनी एप्लीकेशन को। अभी ये ई संजीवनी एप्लीकेशन की अगर मैं खासियत कहूँ ना फ्रेंड्स, तो ये ई संजीवनी एप्लीकेशन एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर। एक्चुअली ये एप्लीकेशन के माध्यम से, ई संजीवनी एप्लीकेशन माध्यम से डॉक्टर टू डॉक्टर, डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट, डॉक्टर टू पेशेंट, ये कंसल्टेशन ऑनलाइन हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा गांव है जो एकदम रिमोट एरिया में है, अगर कोई पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई डॉक्टर को दिखाना है, तो वहाँ पे वो इमरजेंसी बेस पे नहीं पहुँच सकता, तब क्या कर सकते हैं, तो वो ई संजीवनी एप्लीकेशन पे जाके किसी डॉक्टर की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकता है, डॉक्टर से ऑन द स्पॉट एडवाइस भी ले सकता है, और अपनी बीमारी को कुछ समय के लिए वो शांत रख सकता है, सिंपल, बराबर ना। तो इसके लिए यहाँ पे ई संजीवनी एप्लीकेशन बनाई गई है, जहाँ पे डॉक्टर टू पेशेंट और डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन ऑनलाइन होती है अपॉइंटमेंट के साथ, बराबर ना, राइट। तो ये ई संजीवनी एप्लीकेशन को अभी क्यों अप्रेज किया, एक्चुअली ये तो लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर, बराबर ना, क्योंकि अभी इसके ऊपर 10 करोड़ कंसल्टेशन अभी तक हो चुके हैं, वो माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया है, बराबर ना। तो ये एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो मनसुख मांडविया है हमारे मिनिस्टर, उनके द्वारा, बराबर ना, राइट, ओके। आप इस एप्लीकेशन का
उसका जो नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस है बराबर, उसका डैशबोर्ड देख सकते हो बराबर ना, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लाइव स्क्रीनशॉट मैंने निकाला है कि कितने डॉक्टर्स वो कंसल्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट, 2 डॉक्टर्स बराबर ना। एवरेज पेशेंट वेट टाइम कितना है, 7 मिनट है। एवरेज कंसल्टेशन ड्यूरेशन कितना है, तो 2 मिनट 26 सेकेंड बराबर ना। और टोटल कंसल्टेशन आवर्स कितने हैं, तो इतने हैं 4,08,658 आवर्स 19 मिनट्स बराबर ना। टोटल 10 करोड़ कंसल्टेशंस हो चुके हैं बराबर ना, राइट। तो बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करती है जब जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं बराबर ना, राइट। ये जो एप्लीकेशन है, जो ये लॉन्च तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा की गई है, लेकिन उसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो उसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बराबर ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोहाली पंजाब के अंदर, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर ना, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं सीडेक के बारे में बात करूँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बराबर ना, तो वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में बराबर ना। कब एस्टैब्लिश की गई थी, 1988 के अंदर उसको एस्टैब्लिश किया गया था। और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, मगेश एथिराजन बराबर ना, राइट, ध्यान में रखना है। तो हमारी सेकेंड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया का फर्स्ट कंटेनर फीडर सर्विस लॉन्च बिटवीन चेन्नई टू पुडुचेरी पोर्ट्स और होप 7 फ्लैग ऑफ फ्रॉम द चेन्नई। टाइटल से आपको समझ में नहीं आया होगा न्यूज़ के अंदर बराबर ना, लेकिन हम धीरे धीरे उसको समझते हैं। अभी इस न्यूज़ को समझने से पहले हम मैप देखते हैं। यहाँ पे इस मैप के अंदर देखो ये चेन्नई पोर्ट है और एक ये पुडुचेरी पोर्ट है बराबर ना। अभी तक ये दोनों पोर्ट के बीच में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन बराबर ना, वो बाय रोड होता था बराबर ना, राइट। और आपको पता है कि बाय रोड अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक्चुअली रोड का ट्रैफिक और उसके अलावा हम बल्क में नहीं ले जा सकते बराबर ना, राइट। तो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत सारे व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ता है बराबर ना, राइट, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो अभी हम इंडिया के अंदर पहली बार भारत के ही दो लोकेशन के बीच में कोई कार्गो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो कार्गो सर्विस रोडवे के माध्यम से तो अभी तक हमने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन पहली बार वाटरवे के माध्यम से हम कार्गो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटरवे के माध्यम से। और ये चेन्नई पोर्ट और पुडुचेरी पोर्ट से इसकी शुरुआत हुई है, राइट। तो पहली कंटेनर फीडिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, तो उस शिप का नाम है होप 7। उस शिप का नाम क्या है, होप 7। एक शिप बनाई गई है जो कंटेनर फीडर सर्विस प्रोवाइड करेगा, कार्गो सर्विस प्रोवाइड करेगा। कौन से दो पोर्ट के बीच में, चेन्नई और पुडुचेरी पोर्ट के बीच में बराबर ना, राइट। आई थिंक आपको इस न्यूज़ को अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। ओके, और ये जो होप 7 प्रोजेक्ट और ये जो होप 7 शिप है बराबर ना, जो बनाई गई है वो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में बनाई गई है, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में बराबर ना। अब ये सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं बराबर ना। ओके, देखो सागरमाला प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो सागरमाला प्रोजेक्ट का विज़न क्या है कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग डोमेस्टिक कार्गो थ्रू ऑप्टिमाइजिंग द मॉडल मिक्स, ऑप्टिमाइजिंग द टाइम और कॉस्ट ऑफ द एग्जिम कंटेनर मूवमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो मूवमेंट है उसका टाइम ऑप्टिमाइज करना, लोअरिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द बल्क कमोडिटीज बाय लोकेटिंग द फ्यूचर इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज नियर द कोस्ट, और इम्प्रूविंग द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बाय द डेवलपिंग द पोर्ट प्रॉक्सिमेट डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बराबर ना। देखो ये सागरमाला का विज़न क्या है, अल्टीमेटली जो हमारे वाटरवेज है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना, उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ करना, वो सागरमाला मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, सागरमाला बराबर ना। तो यहाँ पे पुडुचेरी पोर्ट और चेन्नई पोर्ट के बीच में जो वाटरवे है हमारा, उसका यूज़ हम कर सकते हैं ये दोनों पोर्ट के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में लिया गया है। और ये जो होप 7 जो शिप है उसको सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है बराबर ना, समझ में आया फ्रेंड्स। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सागरमाला प्रोजेक्ट हमारा, उसका जो वर्किंग मैप है कितना है बराबर ना, कि हमारा ये जो पूरा जो कोस्टल एरिया है, ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, पूरा कोस्टल एरिया बराबर ना, उसको लिंक कर रहा है ताकि
यहाँ पे देखो अब बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बराबर ना, ये सब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो सके, एफिशिएंट मैनर में, कम टाइम में हो सके बराबर ना। तो इसके लिए पूरा जो कोस्टल एरिया है वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिवली लेस टाइम में हम कर सके बराबर ना, और हम हमारे वाटर वेज का एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सके बराबर ना। राइट, ओके। देखो यहाँ पे ये मैंने जो आपको बताया ना कि ये जो कंटेनर फीडर सर्विस लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी, तो ये जो होप 7 है बराबर ना, वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो कि ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है बराबर ना। ये 12 घंटे की फेरी सर्विस प्रोवाइड करेगा, इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द ट्रेड अवॉइड कंजेस्टेड रोड ट्रैफिक एंड टेक डिलीवरी ऑफ द बॉक्सेस थ्रू द डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी एंड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री बराबर ना। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये रोड ट्रैफिक है बराबर ना, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए बराबर ना ये स्टेप उठाया गया है। और कौन सी शिप बनाई गई है, होप 7 किसके द्वारा, ग्लोबल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के द्वारा बराबर ना। राइट, ओके। सागरमाला प्रोग्राम की बात करूँ तो सागरमाला प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि जो हमारा नेशनल वाटरवेज है बराबर ना, 14,500 किलोमीटर का उसका एफिशिएंट यूज़ करना, हमारी जो कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर का उसका एफिशिएंट यूज़ करना बराबर ना। राइट, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स बराबर ना। राइट, हमारी थर्ड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2880 मेगावाट का एक दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। कहाँ पे अप्रूव किया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कितना खर्चा लगेगा उसके ऊपर, $3.9 बिलियन, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर, दिबांग नदी के ऊपर, दिबांग नदी के ऊपर बराबर ना। राइट, और ये कोई नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मतलब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बराबर ना। कितने मेगावाट जनरेट करेगा वो, 2880 मेगावाट जनरेट करेगा। तो जब ये बन जाएगा तब ये भारत का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा। और उसके पीछे खर्चा कितना होने वाला है, $3.9 बिलियन। और ये प्रोजेक्ट कौन बनाने वाला है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बनाने वाला है, NHPC बराबर ना। राइट, ओके। आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हो बराबर ना कि ये जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है बराबर ना, तो ये इस लोकेशन के ऊपर बनने वाला है, इस लोकेशन के ऊपर बराबर ना, जहाँ से ये चाइना की बॉर्डर है, चाइना की बॉर्डर बराबर ना, ये उसके बिल्कुल पास में है बराबर, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे बराबर ना। राइट, ओके। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पानी को स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए डैम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल 278 मीटर हाई कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। जब ये डैम बन जाएगा तो वो इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनेगा, 278 मीटर हाई वाला बराबर ना। राइट, ओके। ये जो प्रोजेक्ट है ना बराबर ना, दिस प्रोजेक्ट विल बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बोर्ड्स मास्टर प्लान फॉर फ्लड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑल द रिवर्स बराबर ना। कि जो रिवर्स के अंदर जो फ्लड आ रहा है बराबर, जो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर बराबर ना, तो वहाँ पे उसको मॉडरेट करने के लिए ये डैम वगैरह बनाए जाते हैं, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं बराबर ना। तो उसका ही पार्ट है ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड्स मास्टर प्लान है बराबर ना। राइट, अगर मैं NHPC की बात करूँ फ्रेंड्स तो उसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। 1975 के अंदर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके CMD कौन है, राजीव कुमार बिश्नोई बराबर ना। राइट, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया गैक पोर्टल फॉर द सोशल मीडिया कंप्लेंट्स के लिए। इसके बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, छोटी सी है कि अभी रिसेंटली राजीव चंद्रशेखर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने लॉन्च किया है ग्रीवियंस एपेलेट कमिटी पोर्टल। ग्रीवियंस एपेलेट कमिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू देयर यूजर्स। यहाँ पे सरकार ने ऐसा बोला कि अगर आपको सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करनी है
तो आप कौन से पोर्टल के ऊपर जाइए, गैक पोर्टल। उसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रीवियंस एपेलेट कमिटी पोर्टल। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी इस न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। ये ऐसा रहेगा पोर्टल, बराबर ना। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करके आप कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, बराबर ना, राइट। ओके, ओके। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 के अंदर है ना 3 गैक कमेटी बनाई है। 3 गैक कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, कब, जनवरी 2023 के अंदर। ये गैक कमेटी के अंदर कौन कौन है, 3 कमेटी के अंदर। तो पहली जो कमेटी है उसको कौन लीड कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये कमेटी कौन सी चीज़ों को हैंडल करेगी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही है उसको हैंडल करेगी। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट करनी है तो आपको गैक पोर्टल पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाली कमेटी को ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सेकंड कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसको लीड कर रहा है, बराबर। और ये कमेटी किसके बारे में डील करेगी कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और जो फेक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, बराबर, जो फैला रहा है, उसके बारे में अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और थर्ड कमेटी कौन लीड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बाकी सभी काम के ऊपर फोकस करेगा और जो कॉपीराइट के जो इश्यूज है वो भी वो हैंडल करेगा, बराबर ना। ये 3 गैक कमेटी सरकार ने जनवरी में बनाई थी और अभी एक पोर्टल बना है कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट है आप वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो, बराबर ना, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 फरवरी को, उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल साइंस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन 28 फरवरी इन कमेमोरेशन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द रामन इफेक्ट। रामन इफेक्ट कब डिस्कवर हुआ था, 28 फरवरी 1928 को डिस्कवर हुआ था। किसके द्वारा, तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रामन, सीवी रामन के द्वारा। और यही रामन इफेक्ट जहाँ पे लाइट कैसे स्कैटर होता है उनके बारे में उन्होंने डिस्कवरी की थी, बराबर ना। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला था, कब मिला था, 1930 के अंदर, बराबर ना, राइट। तो इस इवेंट की कमेमोरेशन के अंदर हम नेशनल साइंस डे को 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना। और इस बार का जो नेशनल साइंस डे था, पर अब उसकी थीम क्या रखी गई थी, ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग, बराबर ना। ओके, तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी इस स्लाइड के ऊपर से। ओके, हमने सबसे पहली बार नेशनल साइंस डे को कब सेलिब्रेट किया, तो फर्स्ट एवर नेशनल साइंस डे वाज ऑब्जर्व ऑन 28 फरवरी 1987 को ऑब्जर्व किया गया, बराबर ना, राइट। और अभी तक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इस दिन के ऊपर 3 अवार्ड दिए जाते हैं, 3 अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। 3 अवार्ड में से 2 तो अब तक दिए जाते थे, लेकिन एक अवार्ड पहली बार दिया गया है। कौन कौन से अवार्ड है, एक तो है अवसर अवार्ड, अवसर अवार्ड। दूसरा अवार्ड है सर्ब वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड। और तीसरा अवार्ड है साइंस पॉपुलराइजेशन अवार्ड। ये 3 अवार्ड इस बार नेशनल साइंस डे के ऊपर दिए गए हैं। अब तक ये 2 तो दिए जाते थे। सर्व एक संस्था का नाम है, साइंस एजुकेशन रिसर्च बोर्ड। साइंस एजुकेशन रिसर्च बोर्ड ये हर साल ऐसी वुमेन्स को अवार्ड देता है नेशनल साइंस डे के ऊपर कि जो साइंस और एजुकेशन के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन करती हो। ओके, दूसरा अवार्ड है साइंस पॉपुलराइजेशन अवार्ड। यहाँ पे ऐसी व्यक्ति या तो फिर ऐसी संस्था को अवार्ड दिया जाता है कि जो साइंस के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करे, साइंस को लोगों के अंदर पॉपुलर करे, ऐसी व्यक्ति और संस्था को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार पहली बार अवसर अवार्ड दिया गया है। अवसर का फुल फॉर्म क्या है, ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल, यहाँ पे लिखा है देखो, अवसर अवार्ड, ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। ये अवसर अवार्ड है ना, एक्चुअली ऐसे ऑथर को दिया जाता है। यहाँ पे देखो, राइटिंग स्किल्स, जिसके पास राइटिंग स्किल्स है, मतलब जो ऑथर जो साइंस के रिसर्च को अच्छी तरीके से अपने बुक में इम्प्लीमेंट करता है, अपने बुक में अच्छी तरीके से उस रिसर्च को दिखाता है,
उस ऑथर को ये अवसर अवार्ड दिया जाता है। ये 2022 से देने की शुरुआत की गई है, बराबर ना, राइट। तो अवसर का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा, नेशनल साइंस डे, बराबर ना। ओके, अगर मैं सीवी रामन के बारे में बात करूँ तो उनका जन्म हुआ था 1888 के अंदर तिरुचिरापल्ली के अंदर, बराबर ना, तमिलनाडु के अंदर। और वो फिजिक्स के प्रोफेसर बने कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता 1917 के अंदर, बराबर ना, राइट। और वो फिर फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी सेलेक्ट किए गए 1924 के अंदर, बराबर। और उन्होंने 1933 सीवी रामन बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस का वो फर्स्ट डायरेक्टर बने, बराबर ना। ओके, सीवी रामन को 1954 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था, बराबर ना, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड इंजीनियरिंग, बराबर ना। ओके, अलॉन्ग विद द सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन तीनों को साथ में भारत रत्न दिया गया था, बराबर। उन्होंने नोबेल प्राइज फिजिक्स में कब जीता, 1930 के अंदर, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द रामन इफेक्ट एंड हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, बराबर ना। ओके, तो ऐसे सीवी रामन की डिस्कवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, कमेमोरेट करते हैं 28 फरवरी को एज अ नेशनल साइंस डे, बराबर। ओके ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जीएसटी काउंसिल ने अभी एग्री हुआ है टू रिड्यूस द जीएसटी रेट्स फॉर द पेंसिल शार्पनर्स, जैगरी एंड एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशंस का जो सर्विस चार्ज होता है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको रिड्यूस करने में वो एग्री हुआ है। आपके लिए जो करंट वाली न्यूज़ है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे जीएसटी काउंसिल का इंट्रोडक्शन करवाना है आपको, बराबर ना, राइट। तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है? तो जीएसटी काउंसिल फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के अंदर टोटल 33 मेंबर्स बैठते हैं, एक मीटिंग होती है, 33 मेंबर्स बैठते हैं। उसमें से 2 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, सेंटर के होते हैं, और 31 मेंबर्स अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और ये जो 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उसमें से एक होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, एक होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, बराबर ना, राइट। तो ये 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं, राइट। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है पता है ना, कि हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर के नीचे कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एक हायरार्की है, बराबर ना। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से 2 पर्सन बैठते हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, निर्मला सीतारामन, जो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। इस मीटिंग के कौन होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं, बराबर ना, जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हर 3 महीने के अंदर एक बार होती है, हर 3 महीने के अंदर एक बार होती है, मतलब साल में 4 बार होती है, राइट। इतनी चीज़ें समझ में आई? ओके, अब ये जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? जीएसटी काउंसिल का एक काम है फ्रेंड्स, जीएसटी रेट्स डिफाइन करना, कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है, कितना जीएसटी का कौन सा स्लैब रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल 0% है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये रेट्स में से कोई एक रेट लगता है, वो डिसाइड करने का काम किसका है, जीएसटी काउंसिल का। सेकेंड काम क्या है कि हाउ मच मनी should be transferred to state government, कि जीएसटी कलेक्शन फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया 100 रुपया, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है वो भी कौन डिफाइन करता है, कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है, तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, मतलब सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और एसजीएसटी का पैसा किसको मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे पैसा तो कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का जो कलेक्शन आया, ये जो 9% जो हम दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल। कि जीएसटी का जो कलेक्शन आ रहा है
उसमें स्टेट को कितना देना है वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अभी अब ये जो न्यूज़ पढ़ रहे हो कि जीएसटी रेट्स कुछ प्रोडक्ट के ऊपर कम किए गए हैं, तो ऐसा कोई डिसीजन लेना है जीएसटी काउंसिल को, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब शुरू होगी? जब 33 मेंबर्स में से मिनिमम 50% मेंबर्स हाजिर होंगे तब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर 16 मेंबर्स मिनिमम हाजिर होंगे तब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू होगी, राइट? ओके, अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना है कि कोई चीज़ के ऊपर जीएसटी रेट कम करना है या तो फिर बढ़ाना है, तो वो जीएसटी काउंसिल में वो कैसे पास होगा? तो उस टाइम जीएसटी काउंसिल के अंदर 2/3 मेंबर्स होने चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ 66.66% मेंबर होने चाहिए, तभी कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। और ये मेंबर्स के अंदर वोटिंग होगा, और वो पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वोटिंग कितना होना चाहिए? मिनिमम 75% वोटिंग अगर उसके फेवर में निकला कि फॉर एग्जांपल इस बार ये जो जीएसटी रेट्स वो पेंसिल और पेंसिल शार्पनर के ऊपर जो कम किया गया है, तो उसके लिए ये कैसे डिसाइड हुआ होगा कि भाई उस टाइम पे जीएसटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स बैठे हैं? 2/3 मेंबर्स बैठे हैं, 66.66% मेंबर्स बैठे हैं, और उसमें से भी 75% लोगों ने हाँ बोल दिया कि हाँ भाई इसके अंदर रेट कम होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ पास होगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये उसके स्टेटिक फैक्ट्स है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक समझ में आया होगा। चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है इंडियन एयरफोर्स के एक माउंटेन रडार को। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे केस ये है, न्यूज़ ये है कि इंडियन एयरफोर्स है ना अपना एक रडार एस्टैब्लिश करना चाहती है। रडार कहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहती है? तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है चैंगशेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चैंगशेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है लद्दाख के अंदर, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स अपना एक रडार एस्टैब्लिश करना चाहती है। और इसके लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये रडार एस्टैब्लिश करना चाहती है, इसके लिए किसकी अप्रूवमेंट चाहिए थी? वाइल्ड लाइफ बोर्ड की। तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अभी रिसेंटली अप्रूवमेंट दे दिया है कि अब हाँ भाई आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आप ये रडार एस्टैब्लिश कर सकते हो। अब ये रडार यहाँ पे एस्टैब्लिश क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से इस रडार के माध्यम से हमको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी दो कंट्री का बॉर्डर एरिया है? इंडिया और चाइना। तो इसके ऊपर हमको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने के लिए, हैसल फ्री मॉनिटरिंग करने के लिए एक माउंटेन रडार का एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी था। तो अभी बहुत साल पहले इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल रखा था और उसका अप्रूवमेंट मिला है वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इसके लिए, बराबर ना? तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा, बराबर ना? राइट, तो ऐसा होता है माउंटेन रडार, बराबर ना, कि जो बॉर्डर एरिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला, बराबर ना, उसको मॉनिटर करने के लिए इसको बनाया गया है। ओके, इसको स्थापना करने की यहाँ पे बात चल रही है। ओके, अगर मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करूँ तो हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1932 के अंदर, बराबर ना? राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, कि इंडिया का जीडीपी ग्रो हुआ है। कितना ग्रो हुआ है? 4.4%। कौन से क्वार्टर के अंदर? Q3 ऑफ फाइनेंशियल 2023 के अंदर। और एस्टिमेट ऐसा किया जा रहा है कि वो फाइनेंशियल 2023 के अंदर कितना ग्रो करेगा? 7%। और ये डेटा कौन दे रहा है? NSO। देखो, वैसे तो जीडीपी का फोरकास्टिंग, जीडीपी का कैलकुलेशन के बारे में भविष्यवाणी बहुत सारी संस्था, वर्ल्ड बैंक, IMF, बहुत सारी अलग अलग बैंक्स, बराबर ना, अलग अलग एजेंसीज करती रहती है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करते। अभी इस टॉपिक के ऊपर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो संस्था जीडीपी कैलकुलेट करती है उसके द्वारा जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया है। इसके लिए वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मेंस पेपर राइटिंग के लिए भी बहुत काम में आएगा, बराबर ना? तो यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO जो 3 चीज़ों का काउंट करती है, एक तो जीडीपी, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक है सेंसस, जनगणना। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो एक्चुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट,
ये क्या होता है फ्रेंड्स, जीडीपी क्या होता है कि भारत के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विस हम बना रहे हैं, जितने भी गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू, लेकिन भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर, बराबर ना, राइट। तो भारत के अंदर हम जितने भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है, बराबर ना, उसको बोलते हैं जीडीपी, राइट। जीडीपी दो टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी है ना, वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आज कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 100 रुपये में मिल रही है, आज कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 100 रुपये में मिल रही है, तो वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 100 रुपया। लेकिन वही सेम चीज़, बराबर ना, 2011 के अंदर फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ में मिल रही थी, बराबर ना। तो ये 2011 मैंने क्यों लिया, क्योंकि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर कौन सा रखा गया है, 2011, राइट। तो ये 2011 में ये चीज़ कितने में मिल रही थी, 70 रुपीज़ में। तो अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना है इस चीज़ के ऊपर, 100 रुपीज़। और अगर फॉर एग्जांपल वही चीज़ मैंने इस बार बनाई है, लेकिन उसी चीज़ का 2011 में प्राइस कितना था, 70 रुपीज़, तो मैं बोलूँगा उस चीज़ का रियल में जीडीपी कितना है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 70 रुपीज़। ये जो 30 रुपया ज़्यादा है ना, ये 100 रुपया, वो तो महंगाई की वजह से हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने एक ही प्रोडक्ट को बनाया है, यहाँ पे भी मैंने एक ही प्रोडक्ट को बनाया है, यहाँ पे 100 रुपया कंट्रीब्यूट करा है, क्यों, क्योंकि वो महंगाई बढ़ गई है 2011 के कंपैरिजन में यहाँ आज, बराबर ना। अगर मैं 2011 का प्राइस लेवल देखूँ तो उसका कितना था, 70 रुपीज़, बराबर ना। तो रियल जीडीपी ग्रोथ तो 70 रुपीज़ है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन तो उसका 70 रुपीज़ ही है, बराबर ना। ओके, समझ में आया कि नहीं, ओके। ओके, जीडीपी दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, जीडीपी दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉमिनल जीडीपी और एक है रियल जीडीपी, बराबर ना, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी वो करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होते हैं और रियल जीडीपी वो बेस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होते हैं, बराबर ना। अगर किसी ने बजट वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, बराबर। वहाँ पे मैंने ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, बेस प्राइस कौन सा रखते हैं, 2011 का रखते हैं, वो सब कुछ बताया हुआ है, बराबर ना। तो आप बजट का जो पार्ट 1 है ना उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ जो मेज़र करता है, ये जो एनएसओ, वो कौन से वाला जीडीपी को कैलकुलेट करके करता है, रियल जीडीपी को। मतलब रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर कौन सा, 2011, तब जो प्राइस था वो लेना है, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, मतलब कौन सा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर 2022 का क्वार्टर, उसका जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, 4.4%। इसका मतलब क्या हुआ कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब अक्टूबर टू दिसंबर 2021, उसके कंपैरिजन में, बराबर ना, जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ ये वाले क्वार्टर के अंदर, 4.4%, राइट। समझ में आया कि नहीं, ओके। ये Q3 का डेटा है जो रियल डेटा है, और ये जो डेटा है ना वो पूरे साल का डेटा है जो एस्टिमेटेड है। कि संस्था क्या बोल रही है कि 2023 में कितना जीडीपी ग्रोथ होगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, 7%, वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। और जीडीपी ग्रोथ के अंदर, जीडीपी ग्रोथ मेजर करने के लिए जीडीपी कौन सा गिना जाता है, बेस प्राइस वाला 2011 जो बेस प्राइस है, ओके। जिनको जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है वो पता नहीं है, प्लीज़ वो बजट वाला लेक्चर देखिए, बराबर ना, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ओके। ओके, ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है एनएसओ, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बराबर ना, राइट। और उसके मिनिस्टर कोई नहीं है, डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कौन है, राव इंद्रजीत सिंह है, बराबर। डायरेक्टली पीएम मोदी जी को वो रिपोर्टिंग करते हैं, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम हाल फॉर इंडियन एयरफोर्स, कितने करोड़ में, 6828.36 करोड़ में। इसके बारे में बात करते हैं
कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी के द्वारा अप्रूवमेंट मिली है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो 70 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर करने की बात की गई है, अप्रूवमेंट मिला है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। कितने करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाल को, 6828.36 करोड़ का, बराबर ना। और ये हाल ने ये जो 70 एयरक्राफ्ट बनाए हैं, ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाए हैं, उसमें 60% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज़ किया गया है, 60%, बराबर ना। मतलब 60% ऐसी चीज़ों का यूज़ किया गया है जो भारत में बनी बड़ी है, बराबर ना, राइट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये हाल ने ये जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो मेक इन इंडिया अंतर्गत बनाए हैं, मेक इन इंडिया, राइट। अभी मैं आपको एक दूसरी प्रोक्योरमेंट के ऊपर ले जा रहा हूँ कि यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवमेंट किया है कि उसने इंडियन नेवी के लिए 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स, ये भी ट्रेनिंग शिप्स है, उसका प्रोक्योरमेंट किया है। और ये प्रोक्योरमेंट कहाँ से किया है, L&T के पास से। और इसके लिए कितना पैसा खर्च किया है, कितना पैसा अलोकेट किया है, 3108.09 करोड़ रुपीज़। और ये जो 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स L&T के द्वारा जो बनाए गए हैं इंडियन नेवी के लिए, जो अप्रूवमेंट मिला है, वो L&T ने कौन सी कैटेगरी में बनाए हैं, बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के अंदर। अब ये बाय इंडियन IDDM कैटेगरी क्या है, IDDM का मतलब है इंडिजिनियसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। अभी देखो यहाँ जो पिछले वाला जो प्रोक्योरमेंट था 70 STT-40 एयरक्राफ्ट, उसमें 60% कंटेंट इंडिजीनियस था, बराबर ना। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो एयरक्राफ्ट है वो डिज़ाइन तो बाहर हुए हैं, जस्ट मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर हुए हैं, किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और ये जो L&T के द्वारा 3 जो शिप्स बनाई गई है वो डिज़ाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर तीन कहाँ पे हुआ है, इंडिया के अंदर। तो ये जो हाल के द्वारा जो 70 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे उसको मैंने कौन से अंतर्गत, किसके अंतर्गत डाला था, मेक इन इंडिया के अंतर्गत, मेक इन इंडिया, राइट। और ये जो L&T ने जो शिप बनाई ना उसको मैं डालूंगा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंडर में, आत्मनिर्भर भारत योजना। अभी ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, शुरुआत में मेड इन इंडिया था, मेड इन इंडिया, फिर उसको स्प्लिट कर दिया गया मेक इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया, ये 2 भागों में उसको स्प्लिट कर दिया गया, बराबर। मेक इन इंडिया के अंदर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना है, रॉ मटेरियल चाहे फिर आप कहाँ से भी लाओ, भारत से भी लाओ या तो फिर कोई जगह से इंपोर्ट करवाओ चलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करना है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत। असेंबल इंडिया क्या है कि यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, आपको पार्ट्स अलग अलग लोकेशन से लाना है, अलग अलग देश से लाना है और भारत में मात्र असेंबल करना है। फॉर एग्जांपल आईफोन हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं भारत में, हम अलग अलग जगह से उसके पार्ट्स लाते हैं और भारत में असेंबल करते हैं, तो वो है असेंबल इन इंडिया। उसके ऊपर आया आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर क्या है कि मैन्युफैक्चर तो करना ही है भारत में, उसके अलावा रॉ मटेरियल भी भारत का यूज़ करना है, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना। तो यहाँ पे L&T के द्वारा जो शिप्स बनाई है ना, वहाँ पे सब कुछ भारत के द्वारा किया गया है, इसके लिए वो आत्मनिर्भर योजना के अंडर में है। वो हाल के द्वारा जो एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं वहाँ पे 60% इंजीनियर्स कंटेंट है, लेकिन 40% तो हमने इंपोर्ट किया है ना, इसके लिए वो कौन से कैटेगरी में आएगा, मेक इन इंडिया कैटेगरी में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं हाल के बारे में बात करूँ, सरकारी संस्था है, इंपॉर्टेंट है, उसका CMD कौन है, अनंत कृष्णन। 1940 के अंदर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली NTPC ने कमीशन किया इंडिया का फर्स्ट
एयर कूल्ड कंडेंसर एट इट्स नॉर्थ कारणपुरा प्लांट इन झारखंड, उसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, थर्मल पावर प्लांट के अंदर आपको पता ही है कि पावर किससे प्रोड्यूस होता है, कोल का यूज़ करके, और कोल का यूज़ होता है, उसका बर्निंग होता है, इसके लिए हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हीट को कंपेंसेट करने के लिए उस पावर प्लांट के अंदर कंडेंसर का भी यूज़ होता है, और कंडेंसर के अंदर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए अभी तक किसको सर्कुलेट किया जाता था, पानी को। पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, पावर प्लांट के अंदर जो कंडेंसर्स यूज़ होते थे कूलिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, वहाँ पे पानी मीडियम कौन सा यूज़ होता था, पानी, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अभी तक। लेकिन एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसका एक पावर प्लांट उसने बनाया है, कहाँ पे, नॉर्थ कारणपुरा झारखंड के अंदर। वहाँ पे जो कंडेंसर उसने यूज़ किया है ना, वो वाटर कूल्ड नहीं है, वो एयर कूल्ड कंडेंसर है। इंडिया के अंदर पहली बार पावर प्लांट के अंदर एयर कूल्ड कंडेंसर यूज़ हुआ है, इसके लिए आपके लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। और एनटीपीसी ने ये स्टेप क्यों लिया, क्योंकि एनटीपीसी ने एक सिग्नेटरी के ऊपर साइन किया हुआ है। कौन सी सिग्नेटरी के ऊपर, वो देखते हैं। एनटीपीसी ने यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट के ऊपर साइन किया है, और इस सिग्नेटरी के ऊपर उसने साइन करके क्या कमिटमेंट किया है कि वो पानी के लिए 3R को इम्प्लीमेंट करेगा। पानी को रिड्यूस करेगा, रीयूज़ करेगा और रिसाइकल करेगा। पानी के उपयोग को, दुरुपयोग को रिड्यूस करेगा, रीयूज़ करेगा और रिसाइकल करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो एनटीपीसी ने ये यूएन की इस सिग्नेटरी को साइन किया है, इसके लिए उसने एक कमिटमेंट किया है कि वो पानी का यूज़, दुरुपयोग, वेस्ट कम करेगा। और उसी का एक पार्ट है कि जहाँ पे उसने डिसीजन लिया कि वो पानी की जगह पे कौन सा कंडेंसर यूज़ करेगा, एयर कूल्ड कंडेंसर यूज़ करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बराबर ना, तो उसके सीएमडी कौन है, गुरदीप सिंह है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1975 के अंदर, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर से समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये दोनों संस्था ने साथ में मिलकर एक लाइफेथॉन को होस्ट किया है, उसके बारे में बात करते हैं। आपने फ्रेंड्स एक नाम तो सुना होगा, हैकाथॉन। हैकाथॉन मतलब क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन के अंदर एक प्रॉब्लम आपके सामने पेश किया जाता है, और अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है तो आप इस हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। तो उसी तरीके का एक लाइफेथॉन लॉन्च किया गया है, लाइफेथॉन, बराबर ना। ये लाइफेथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएनडीपी और नीति आयोग के द्वारा। अभी उसके पहले हम भारत का एक इनिशिएटिव के बारे में समझते हैं। भारत ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, लाइफ, उसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये इनिशिएटिव भारत ने 2022 में लॉन्च किया पीएम मोदी जी के द्वारा, और इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक भारत का हर एक नागरिक, उसका जो लाइफस्टाइल होगा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। तो लाइफ इनिशिएटिव के अंडर में ही ये लाइफेथॉन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, यूएनडीपी और नीति आयोग के द्वारा। इस लाइफेथॉन के अंदर अगर किसी के पास क्लाइमेट चेंज जो अभी रैपिडली हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो रैपिडली हो रहा है, अगर उसका कोई सॉल्यूशन है, किसी के पास सस्टेनेबल सॉल्यूशन, तो इस लाइफेथॉन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आया, राइट। लाइफेथॉन क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी इनिशिएटिव के अंडर में लॉन्च किया गया है, वो आपको समझना है। ओके, अगर यूएनडीपी की बात करूँ तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर है, उसका स्थापना हुई थी 1966 के अंदर, और उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, अकीम स्टेनर है, बराबर ना। इंपॉर्टेंट संस्था है। मैंने जैसे आपको बात की कि जो लाइफेथॉन है वो कौन से मिशन का पार्ट है, मिशन लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का पार्ट है। 2022 के अंदर हमने लॉन्च की गई थी, बराबर ना, राइट। यूएन का ही सहयोग था इसको लॉन्च करने में, बराबर ना। इसके लिए इस मिशन के अंडर में ये लाइफेथॉन को लॉन्च किया गया है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की तमाम न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाय।